मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो नेट नंबर 4 है 9th क्लास की केमिस्ट्री का। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें जो फर्स्ट आपको पहले पेज पे SLOs दिए होते हैं यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस पूरा यूनिट जब आप ख़त्म कर लेंगे तो ये चीज़ें जो हैं ये आप समझ जाएंगे, यानी सारी आपको दी हुई हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा किससे बना होता है? एटम से बना होता है, यानी मैटर है सारा कुछ। आप देखें अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं या आपके पास बुक है आप पढ़ रहे हैं या जितनी भी हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। और मैटर किससे बनता है? एटम से मिलकर बनता है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक हर चीज़ का क्या है? एटम है। यूनिट जो है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? एटम होता है। अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं सारे के सारा मैटर एटम से मिलकर बनता है और एटम की स्ट्रक्चर हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी है। एटम क्या होता है? अब जब हम एटम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता चलेगी कि एटम जो है वो कैसे मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, हमने सारी थ्योरीज भी पढ़ी हैं कि एटम क्या होता है। एटम जो है उसकी स्ट्रक्चर करें तो बोहर मॉडल आपने पढ़ा जो, तो उसमें ये न्यूक्लियस है इसके और इसके गिर्द क्या होते हैं? इसके शेल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब डिफरेंट एटम जो हैं वो उसके जो है आपके 118 एलिमेंट्स अब तक जो है दरियाफ्त हो चुके हैं। तो हर एलिमेंट का एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक जनरल मैंने एक स्केच बनाया है, जनरल स्ट्रक्चर बनाई है। तो इसमें ये क्या होते हैं? ये सारे शेल्स होते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल है और अंदर वाले जितने हैं उनको क्या कहते हैं? इनर शेल्स। ये सारे इनर शेल्स हैं और जो आखिर वाला जिस भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसको कहेंगे वैलेंस शेल। अब एटम जो है वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं या कैसे बनाते हैं? पहले तो यह है कि मॉलिक्यूल जो है वो बनाते कैसे हैं। ये आपस में एटम जो है आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली मिल जाते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। वो हर एलिमेंट अपने ही एटम के साथ भी, हर एटम अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ भी मॉलिक्यूल बना सकता है और अदर एटम के साथ भी बनाता है। तो अदर एटम के साथ बनाएगा तो क्या होंगे? उसके कंपाउंड्स होंगे। जैसे देखें H जो है, जब हाइड्रोजन का एटम अपने ही हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? H2 का मॉलिक्यूल बना देगा। अब यही H जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये HCl कंपाउंड बना देगा। तो ये जो है जब ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, इसकी सिर्फ ये जो एटम्स हैं यानी जो आपस में जिस फोर्स के तहत आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? तो इसका एक आसान सा जो है जवाब है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हर एटम जो है वो चाहता है कि वो स्टेबल हो। अब स्टेबिलिटी क्या होती है? ये स्टेबिलिटी का लफ्ज़ आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होता है और हर फील्ड में उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेन उसका यही मतलब उसका ये होता है कि जो फर्मनेस, हम आसान लफ्ज़ों में इसका तर्जुमा कर सकें तो ये स्टेबिलिटी क्या होती है? फर्मनेस होती है, स्टेडीनेस होती है या रेजिस्टेंट टू चेंज होता है। फिजिक्स में भी आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो जब चेंज के रेजिस्ट करता है, जब चेंज आई जाती है तो वो वापस अपनी पहली हालत में चला जाता है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी वो स्टेबिलिटी जो होती है उसमें होती है। आम जिंदगी में मेंटल स्टेबिलिटी भी होती है, हेल्थ फिजिकल भी होती है, स्टेबिलिटी भी होती है और सोसाइटी भी होती है, कल्चरल स्टेबिलिटी भी होती है।
केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी क्या होती है कि जो हर एटम होता है, हर एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका वैलेंस शेल जो है वो क्या हो, कंप्लीट हो। अब वो कंप्लीट कैसे होता है? या तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तब वो कंप्लीट होगा, जिसको डुप्लेट रूल कहते हैं, ये डुप्लेट थ्योरी कहते हैं। या उसके आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसको ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं। 2 तरीकों से कंप्लीट होती है। अब ये जो है 2 या 8, 2 किस में होंगे? हीलियम में 2 होते हैं पहले से आखिरी शेल में, हाइड्रोजन में 1 होता है। जब वो 1 कहीं से लेगा तो वो क्या करेगा, डुप्लेट थ्योरी जो है उसको फॉलो करेगा। इसी तरह बाकी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। अब हम अगर प्रोडक्ट टेबल को देखें तो प्रोडक्ट टेबल में आप देखेंगे कि इनकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है। ये प्रोडक्ट टेबल है। यहाँ पे ये देखिए कि हर ग्रुप का मैंने आपको बताया था कि जो जिस ग्रुप का है उतने ही उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेकंड ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप जो है इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेकंड ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये थर्ड ए है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके 4 होते हैं, ये 5, ये 6, 7 और इसी तरह इनका 8 होता है। अब देखें, हमने कहा था कि या तो डुप्लेट रूल होता है या फिर ऑक्टेट रूल होता है। ये 8th ग्रुप है तो इसका मतलब है कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है स्वाय हीलियम के 2 हैं और बाकी सारों में कितने हैं? ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं और बाकी सारों के पहले से 8 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट यानी वैलेंस शेल में जो है वो मौजूद हैं। तो क्या करते हैं कि ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, इनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेबल हैं। और स्टेबल कब होते हैं? जब उनके लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 2 या 8। अच्छा, डुप्लेट रूल उस सूरत में वो वाले एलिमेंट जो हैं वो फॉलो करेंगे कि जिनमें सिर्फ एक ही शेल होता है, क्योंकि एक जो फर्स्ट शेल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट शेल की गुंजाइश 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें सिर्फ एक शेल होता है, यानी फर्स्ट पीरियड के जो हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और इसके अलावा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो जब उसके पास एक ही जो है वो बच जाएगा। तो इस सूरत में कि जिसमें एक शेल होगा और उसका जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम के पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, और लिथियम के 2 शेल होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो दूसरे शेल में उसमें 1 होगा। जब वो 1 लूज कर देगा तो फिर उसका एक ही शेल बच जाएगा। तो इसी तरह जो आगे ब्रिलियम है, तो ब्रिलियम भी जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा दूसरे शेल में तो उसके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो एक शेल बच जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे उसके पास भी पीछे 2 इलेक्ट्रॉन, एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जो फर्स्ट शेल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो एक शेल होगा वो क्या करेगा, एक शेल वाले वो क्या करेंगे, डुप्लेट रूल जो है उसको फॉलो करेंगे, और बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल ओबे करेंगे। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और किसी के साथ कंबाइन नहीं होते। अब हम पीछे थोड़ा सा चलते हैं तो ये देखें, ये 7th ग्रुप है और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्लोरीन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17 है। ये देखें, क्लोरीन का हम स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो ये क्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो बाकी इस शेल में लास्ट शेल होगा इसका, ये वैलेंस शेल होगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 4 5 6 7।
कितने, अगर ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, ओबे करने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये चाहता है कि इसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको 1 चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है। तो एक कम है, यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब कहीं और से आता है तो इसकी वैलेंसी, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है -1। तो हम कहते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1 है। तो हम इसी तरह 7th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये सब की वैलेंसी क्या होती है? -1 होती है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करते हैं तो इनके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है, आयन बन जाते हैं। अब इससे पिछले ग्रुप में जाएं तो ये 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप जो है उसमें देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो तब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट जब अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक का माइनस दूसरे का माइनस, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -3। 5th ग्रुप में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, इनको 3 चाहिए तो 3 कहीं से लेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -3। अब हम पीछे जाते हैं, फिलहाल ये पीछे छोड़ देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप की तरफ आए। फर्स्ट ग्रुप में जो है इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो ये बजाय 7th लेने के, किसी से 7 लेने तो जो है वो मुश्किल होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? अपना एक जो है वो लूज कर देते हैं। हम सोडियम की एग्जांपल लेते हैं, इसका 11 एटॉमिक नंबर है, ये सोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे शेल में कितने आएंगे? 8। तो ये टोटल कितने हो गए? 10। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस शेल में कितना होगा? जो आखिरी है वो इस लास्ट शेल में आ जाएगा। अब बजाय इसके कि इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, तो बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और को दे देता है, यानी ट्रांसफ़र कर देता है, इससे निकल जाता है, तो इसका ये शेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इससे जो अगला शेल होता है फिर ये वैलेंस शेल बन जाता है, आखिरी आउटर मोस्ट ये वाला शेल बन जाता है। तो इस शेल में जो 8 जो है वो पहले से कंप्लीट होंगे, ये वाला शेल जो है फिर ख़त्म हो जाएगा। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी एक नेगेटिव निकल गया, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हैं, फर्स्ट ग्रुप के इन सब के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे, इनके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब ये दे देंगे तो इनके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ग्रुप है, तो ये 2 जब दे देते हैं तो इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, इनकी वैलेंसी +1 है, इनकी वैलेंसी +2 है, इनकी वैलेंसी +3 है। तो फोर्थ ग्रुप के जो है इक्वल चांसेस होते हैं, ये 4 दे दे, ये 4 ले ले, तो ये इनकी दोनों में हो सकती है। तो इसी तरह इधर 5th में आ जाए तो इसकी -3, इसकी -2 और इसकी -1, तो ये इनकी क्या होती है? वैलेंसी। ये दरमियान में जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, ये चेंज होती रहती है। तो ये क्या करते हैं फिर, ये अब ये जो क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के जो है मुख्तलिफ तरीके होते हैं। या तो ये देखें, यहाँ पर सोडियम के केस में हमने देखा कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन के केस में हमने देखा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो कैसे इसने जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? या तो क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पर इसने दे दिया तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और तरीका होता है जिससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे मिसाल दी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलता है, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये डबलेट अपना कंप्लीट करने के लिए ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है,
तो ये क्या बना देते हैं, H2। तो तीसरा जो तरीका होता है वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम जो है वो मॉलिक्यूल किस तरह बनाते हैं, 3 तरीकों से, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये किस लिए बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। अगर फिजिक्स की ज़बान में हम बात करें तो ये जो अकेला एटम होता है उसकी एनर्जी जो है वो हाई होती है। तो नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करें, तो लोअर एनर्जी में आने के लिए कोशिश करती हैं। तो ये जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो उनकी एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक एनर्जी से कम होती है, तो इसलिए मॉलिक्यूल बना देते हैं ताकि लोअर एनर्जी की तरफ आए। जैसे आम जो है करंट भी क्या होता है, वो फ्लो कहाँ से करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। वाटर भी जो है वो हाई एरिया से लो एरिया की तरफ जो है फ्लो करता है। तो सारे के सारे सिस्टम नेचर में भी जो है वो क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को लोअर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जितनी एनर्जी लो होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इंसान भी जब अपनी ख्वाहिशात जो है वो कम रखता है तो वो फर्म रहता है, स्टेडी रहता है, और वो मुतमईन रहता है, स्टेबल रहता है। तो इंसान को भी ये चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को कम रखे। जितनी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं तो स्टेबिलिटी नहीं आती। जब हम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ों की तरफ भागते हैं, ज़्यादा उसके लिए कोशिश करते हैं, तो सारी ज़िंदगी हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और स्टेबिलिटी हमें नहीं मिलती। तो ज़िंदगी में अगर स्टेबिलिटी लानी है तो अपनी ख्वाहिशात को कम रखना है, अपने मज़हब को फॉलो करना है, जो हमें अल्लाह ताला कहता है, तो वो ज़िंदगी में भी हमें क्या करता है, स्टेबिलिटी जो है हमें मिल जाती है और हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश जाते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड बनाता है। अब हम बुक में देखते हैं कि बुक में क्या इंट्रोडक्शन दी हुई है कि किस तरह जो है वो बॉन्ड बनते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंबाइन हुई होती हैं। दीज थिंग्स कंबाइन विद ईच अदर इन नंबर ऑफ वेज। द अट्रैक्टिव फोर्स विच केप्ट द एटम्स टुगेदर इन सब्सटेंस इज कॉल्ड द बॉन्ड। जो फोर्स होती है जो एटम को आपस में मिलने में मदद देती है, जो जोड़ के रखती है, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक्सेप्ट द नोबल गैसेज 8वें ग्रुप के एलिमेंट जो भी मैंने आपको बताया कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, एग्जिस्ट एज एटम, वो एटम के तौर पर ही रहते हैं। ऑल अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम। बाकी सारे एटम आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं। In first unit, you have learned the atoms can combine with one another to form molecules. Molecules of the same element consist of the same kind of atoms. For example, O2, O3, ये ओजोन का फार्मूला है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये ओजोन है। While molecules of compounds are made up of different atom, for example, different kind of atom. For example, H2O जो वाटर है, तो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। एटम्स कंबाइन विद वन अनदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। व्हाई डू एटम फॉर्म bonds? In how many ways do they form bonds? What are the difference between the different kind of bond? You will get answer of these question in this unit. हम इस यूनिट में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर हम इनके आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। तो पहले why do atom form chemical bond? कि एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स टेंड टू लोअर इट्स एनर्जी। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितना भी सिस्टम है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड। व्हाई इट इज सो? This happens because both water and electricity are trying to decrease their energy. ये अभी एग्जाम्पल आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता दी थी। एटम्स इन द सेम वे हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। एटम भी क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम इज हायर। जो आइसोलेटेड, या आइसोलेटेड का मतलब होता है अलहदा, सेपरेट। जो हाइड्रोजन एटम अलहदा होते हैं तो उनकी एनर्जी हाई होती है। जब वो बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम गिव स्टेबल मॉलिक्यूल।
थ्रू एमिशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी एमिट होती है यानी एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी निकलती है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। दे कैन डिक्रीज देयर एनर्जी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स विच एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए दो कंसेप्ट हैं, एक वैलेंस कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। वैलेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अब ऑक्टेट रूल, इसमें दो रूल होते हैं, एक ऑक्टेट थ्योरी है और दूसरा डबलेट थ्योरी है, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आगे आपको एग्जांपल भी दी हुई हैं कि कौन कौन सी हैं। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को आगे जाके आप और जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ही समझिए कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल्स आपने पढ़ लिए हैं पीछे के ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल बनता है, जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। तो दो किस्म के यहाँ पर उस तरह और ओवरलैपिंग से जो है वो बॉन्ड बनते हैं, एक को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और दूसरे को के पाई बॉन्ड कहते हैं। तो क्या होता है कि ओवरलैपिंग की तरीकों से ये इनके नाम रखें। दिस ओवरलैपिंग इज आइदर साइड वाइज और एंड वाइज। अगर एंड वाइज ओवर यानी एंड टू एंड दोनों के एंड आपस में मिलते हैं, ओवरलैपिंग होती है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो फिर क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अल्लाह हाफिज।